नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं। आज का दिन इस लिहाज से बेहद खास है कि उत्तर प्रदेश जो अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी उपस्थिति थी। विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा था और इस कार्यक्रम के दौरान आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही वो सिर्फ बात नहीं थी, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो संदेश था कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा। और इसके पीछे वजह उस विकास को बताया गया जो परिवारवाद पर अब हावी हो चुका है। उत्तर प्रदेश की धरती से विपक्ष के लिए आज साफ और सख्त संदेश निकला है। प्रेरणा स्थल जहां राष्ट्र निर्माताओं को याद किया जाता है, वहीं से गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यूपी दिवस के मंच से अमित शाह का सीधा वार कि परिवारवादी पार्टियां किसी भी हाल में विकास नहीं कर सकती हैं। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या उत्तर प्रदेश अब भी परिवारों की बपौती बनकर रहेगा, जैसा कि स्थिति बन रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर, या फिर जो बात सत्ता पक्ष कह रहा है, यानी चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से कहा गया कि योगी मॉडल का विकास से सीधा नाता है, जिसने माफियाओं की कमर तोड़ दी, जिसने साफ तौर पर प्रदेश को जो निवेश था उसे लेकर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की परिस्थिति थी उसको पॉजिटिव बनाया। अमित शाह ने नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया। कहा जिनकी राजनीति परिवार प्रथम पर टिकी है वो प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं। एक तरफ भाजपा जहां गरीब, किसान, युवा, महिला सब केंद्र में रखकर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जहां टिकट से लेकर नेतृत्व तक सिर्फ एक ही परिवार घूमता रहता है। तो ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ये जो शंखनाद किया गया है इस बार भी 2027 में विश्वास और विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए बीजेपी वापस लौटेगी, या फिर जैसा कि विपक्ष कह रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी मीटिंग की और स्पष्ट रूप से कहा कि 37 जिताएंगे 27, ये नारा क्या काम करेगा? इसी पर आज हम खुलकर बात करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन इन सब के बीच 2027 में क्या वाकई में योगी में दम है कि कहानी एक बार फिर से जीत का उपसंहार लिखेगी? इसी पर करेंगे खुलकर बात। आज की डिबेट में जो अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को टारगेट करते हुए अभी से ही जीत का बिगुल फूंक दिया है, उनके शब्दों में पहले सुन लेते हैं। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। तो स्पष्ट संकेत, क्या परिवारवाद से निकलकर यूपी विकास के रास्ते पर और तेजी से बढ़ेगा, या फिर इस बार अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि 37 जिताएंगे 27 ये कमाल कर जाएगा? इसी पर करते हैं खुलकर बात। हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अवधेश पांडे जी, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमर सिंह जी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे सर्वेश त्रिपाठी जी।
हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं संजीव कौशिक साहब जुड़ चुके हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अनिल गर्ग साहब भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत अवधेश जी आपके साथ करना चाहती हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से आज एक बड़ा हमला किया परिवारवाद पर, विकास बनाम परिवारवाद की ये जो जंग है, क्या इसे मान लिया जाए कि 2027 में यही आधार बनेगी आपकी जीत का? देखिए लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों का स्पष्ट मत है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास भी, विरासत भी। और इसी मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार और देश में जितनी भी सरकार एनडीए के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में चल रही है, सबका मूल मंत्र यही है। और ये मूल मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से निकलता है। आज उत्तर प्रदेश के प्रेरणा स्थल पर देश के यशस्वी गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में अब तक की जो प्रगति हुई है उस पर एक विस्तार से चर्चा की है, और जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक, घर घर तक बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के पहुंचा रही है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। और आज अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने चर्चा भी की है। लेकिन अवधेश जी, विपक्ष तो ये नहीं मानता है ना, विपक्ष तो ये नहीं मानता है। विपक्ष तो आपको खुलकर चुनौती दे रहा है कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो कहा जाता है जमीन पर वो दिखाई नहीं देता है। तो ये जो आरोप लगता है कथनी और करनी में अंतर का, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए लावनी जी, अगर ये आरोप सही होता तो दूसरी बार 37 साल बाद सरकार योगी जी की पुनः न बनती। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन पर जा रही हैं, बिजली की स्थिति बहुत सुधर गई है, कानून का राज है, और विकास भी, विरासत भी आज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, विकास भी है, विरासत भी है। सर्वेश त्रिपाठी जी, ठीक है साहब, जरा जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लिया जाए क्योंकि एक ब्रेक भी मुझे लेना है। ठीक है अवधेश जी, प्लीज आती हूँ, मैं दोबारा आ रही हूँ आपके पास। सर्वेश जी, विकास भी, विरासत भी, लेकिन आप लोगों ने तो सिर्फ परिवार का ही विकास किया है, राज्य को तो बीमारू बना दिया था। बड़ा आरोप लगाया गया आप पर। नहीं, बात सही है। विरासत जो है मणिकर्णिका घाट पे भी दिखाई दे रही है। ऑडियो बढ़ाइए सर्वेश जी का प्लीज। हाँ, जो विरासत है वो प्रयागराज में भी दिखाई दे रही है, मणिकर्णिका घाट पे भी दिखाई दे रही है कि विरासत हमारी कितनी मजबूत होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। विकास पे अभी प्रवक्ता जो थे भाजपा के, उन्होंने बोलने के लिए उनको और कुछ मिला नहीं। आपने खुद देखा कि उनको एक ही चीज बतानी पड़ी कि फिर से सरकार आ गई, इसका मतलब विकास हो रहा था, क्योंकि इनके पास कुछ और बताने को है नहीं। इनके पास बस ध्वस्त करने को है कि ये तोड़ना जानते हैं। कहीं भी सकारात्मकता की बात, कोई भी एक पॉलिसी जो सही में जमीनी हकीकत हो, जो जमीन पे आई हो, जिससे लोगों का फायदा हुआ हो, ये बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास विरासत के नाम पे केवल ये है कि जो विरासत हमारी बची हुई उत्तर प्रदेश को, उसको छिन्न भिन्न करना है, इनको मूर्ति भंजन करना है, इनको साधु संतों का अपमान करना है, और लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। आप चाहे कानपुर देख लें, चाहे अमरोहा देख लें, चाहे मेरठ देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जीरो है। महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे राजधानी में हो, चाहे केजीएम में किनके नाक के नीचे हो जाता है एक महिला के साथ और इनको पता नहीं चलता, उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। 2 बार सरकार में रहने के बाद भी जो कमियां हैं वो जब इनसे पूछी जाती हैं तो ये विपक्ष की ओर देखते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ भी सकारात्मक है नहीं। इस बात से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना कि परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण समाजवादी परिवारवाद का उदाहरण मैं बताता हूँ। परिवारवाद का उदाहरण हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो है वो यूपीएससी देके तो महंत बने नहीं थे। कौन सा परिवार है, क्या बात कर रहे हैं? उनका मैं बताता हूँ किसके भतीजे थे, कैसे महंत बने थे वो बता दे भाजपा प्रवक्ता, बता दे वो कि कौन कृपाल सिंह बिष्ट कौन थे। मैं बता रहा हूँ, मैं परिवारवाद बता रहा हूँ आपको। कृपाल सिंह बिष्ट कौन थे, उनके भतीजे कौन है, अजय सिंह बिष्ट कौन है, परिवारवाद का जय शाह कौन है, मुलायम सिंह यादव जी के बाद से अखिलेश यादव जी, अब अखिलेश यादव जी के आगे कौन, ये भी एक चीज है। ये परिस्थिति जो बन रही है, परिवारवाद सबसे बड़ा हथियार बीजेपी ने लिया 2017 के बाद। सुनिए ना साहब, सुनिए 2017 के बाद 2022 में अगर जनता ने उन्हें चुना है तो कहते हैं ना, जनता जनार्दन है, जनादेश आपके पक्ष में नहीं आया, ये भी तो सच्चाई है ना। यानी इसमें भी सच्चाई रही होगी, इससे पहले भी सरकारें बनी है, ये कोई बेस नहीं हो सकता ना इसका। अच्छा ठीक है, जरा 10 सेकंड में काउंटर आंसर कर दीजिए अवधेश जी, जल्दी से अवधेश जी।
आवास की योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, और चाहे वो जितनी भी पेंशन की योजनाएं हो, गांव में जितनी भी योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, सब में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। एक तरफ इनका कर्फ्यू का राज था, जंगल राज था, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था, बच्चियों को रेप के मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, और उत्तर प्रदेश में आतंकियों के मुकदमे वापस करने के लिए सरकार कोर्ट जाती थी। इस प्रकार के माहौल को लोगों ने पसंद नहीं किया और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया योगी जी ने, और इसीलिए उनकी सरकार दोबारा बनी। इसीलिए उनकी सरकार दोबारा बनी। अगर इनमें साहस है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने परिवार से किसी अलग व्यक्ति को घोषित कर दे। अगले 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपने परिवार से करके किसी को कर दे। ये तो अपने परिवार की विरासत को बढ़ाने के लिए एक तरफ सैफई गैंग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए, ये अच्छा है। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की ही होने वाली है जब उत्तर प्रदेश की बात हो, लेकिन गाहे बगाए कांग्रेस इस बार भी ये चर्चा कर रही है कि देखिएगा इस बार बयार बदलेगी। बयार कैसे बदल रहे हैं भाई आप लोग तो ना 3 में है ना 13 में, क्या सोचा हुआ है? सही कहा आपने, ना मैं 3 में हूं ना 13 में हूं, इसलिए 100 सांसद जीत करके आ गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमित शाह योगी जी का तारीफ किए, अच्छा लगा। एक वीडियो मैंने देखा था, इससे पहले वायरल हुआ था, जिसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री को इग्नोर कर करके राजनाथ सिंह के पास चले गए थे योगी जी, और आज वो तारीफ कर रहे हैं। अगर आप देखें क्राइम की रेशियो की अगर बात आप करते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जो है, तीनों जो है अव्वल है पूरे हिंदुस्तान में। वहां की अगर नौकरी बेरोजगारी की बात करते हैं तो तकरीबन मुझे लगता है कि 15 साल से लेकर के 29 साल तक के बच्चों युवाओं की अगर बात आप कीजिएगा, तकरीबन 1.5 करोड़ के लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि नौकरी या सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी आएगी जो उनकी नौकरी मिल जाएगी। अब रही बात तारीफ करना, तो आप कर दो तारीफ, जो मन में आएगा कर दो, जो बोल दो, जिस तरह से आप पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, बाहर जाके करते हैं, ये कर दो आप। अब रही बात, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्राइम रेशियो कैसे बढ़ गया? इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का दाम कैसे बढ़ गया? इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लोग आज भी सोचता है कि किस तरह से जो ये सरकार चली जाए। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें किस तरह की आपकी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आपको विचार करनी पड़ेगी। तारीफ करने से काम नहीं चलेगा, और अगर तारीफ इसी तरह से आप करते रहिएगा तो आने वाले जो 27 की बात कही जा रही है, इस बार आपको जय जय श्री राम हो जाएगा। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन तो ये क्लियर हो चुका है ना जनता का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, ये जब जो जोड़ी मिलती है तो फिर कमाल करती है और कमल खिलता है। राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर वो क्रेडिबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो किस दम पर, किस आधार पर ये दावे आप कर रहे हैं कि ये जो बदलाव आएगा वो आकर ही रहने वाला है? उसका आधार भी तो मजबूत होना चाहिए ना। लावनी जी, आप परसेप्शन तो बनाते आप लोग हैं ना? नहीं, परसेप्शन हम नहीं बनाते। पॉलिटिक्स में कहावत है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन तो साहब आप भी बनाते हैं, परसेप्शन बैठ के यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता भी बनाते हैं, परसेप्शन हर कोई बनाता है। परसेप्शन तो मुझे आज लगता है, आपने कभी बेरोजगारी पे आपने डिबेट किया? बिल्कुल किया साहब। आपने कभी गिरते रुपया के स्तर पर डिबेट किया? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है अमर जी। लेकिन जो मेरा सवाल आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ लावनी जी, मैं आपके ऊपर ही ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो मीडिया जगत है, अगर अच्छा रहता कि क्राइम के ऊपर कर देता, बेरोजगारी के ऊपर कर देता, प्रधानमंत्री जिस तरह से जनता ने उनको वेलकम किया था उस आधार पर अगर वो काम करते थे, इस पर भी आप कर देते ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, परसेप्शन नहीं है। आप तो आज की चर्चा किस दिशा में जा रही है? इसी दिशा में तो है ना साहब, जिसने काम किया है उसको इनाम मिलेगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बनाया है उसको इनाम नहीं मिलेगा। चर्चा आज की भी यही है। ये तो अब समझने की बात है कि आप क्या समझ रहे हैं, गिलास आधा भरा हुआ देख रहे हैं या आधा खाली देख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ संजीव जी और अनिल जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि जो भी होगा वो एक बहुत बड़ा संदेश देगा। 27 से पहले 26 यानी पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य, 26 यानी तमिलनाडु जैसे राज्य, लेकिन उसके पहले ही, अभी से ही उत्तर प्रदेश की बात करना, बात क्या दूर तलक जाएगी? नहीं, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न को देखें तो हौसले अभी उनके बुलंद नजर आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से होते हुए महाराष्ट्र जाएं, दिल्ली जाएं, बिहार जाएं और बंगाल उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आने की बात है।
लेकिन सच बात यह है कि ये दोनों, बंगाल और उत्तर प्रदेश, आसान राज्य नहीं है। हम लोगों ने देखा है, यदि राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो पिछले ही लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां पे लचीला रहा है और आधी सीटें लोगों ने काट ली, विपक्षी पार्टियों के भी वहां हौसले बुलंद हैं। और निश्चित तौर पे पीडीए को लेकर के जिस तरह से अखिलेश यादव या मुख्य विपक्षी दल के नाते जिस तरह से वो हमलावर हैं, आसान नहीं होगा उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जानकार ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से होते हुए जो केंद्र के लिए रास्ते निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होना निश्चित तौर पे उसे बहुत खलता है। योगी जी जैसा चेहरा हो, हिंदुत्व का झंडा लेकर के चलने वाला चेहरा हो, और उस वक्त योगी जी के नाम पर यदि केंद्र के सीटों में कटौती हो जाए, आधी सीटों में कटौती हो जाए, तो ये दोनों की सामूहिक विफलता है। योगी जी इस विफलता को अपने सिरे पे लेना चाहते हैं या ले रहे थे, या फिर केंद्र का ये असफल प्रयास रहा था। तो ये एक माइनस पॉइंट है जो विपक्षी पार्टियों के लिए प्लस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस बार कोशिश यही रहेगी, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रबल दावेदार है, दूसरे नंबर पे दावेदार है योगी जी, केंद्र में अपनी दावेदारी वो ठोकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन केंद्र में जो दूसरे नंबर के लोग हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि अगली बार कुर्सी खाली होने के बाद में, मोदी जी के बाद में हमें जगह मिलेगा, निश्चित तौर पे योगी जी को नहीं, तो आप जिधर इशारा कर रहे हैं उसका, उस इशारे का जवाब तो आज मिल गया ना मंच से कि योगी में दम है। आपने जिधर संकेत दिया उसी का तो जवाब आज दिया गया। नहीं, निश्चित तौर पे जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसी पार्टी की सरकार केंद्र में है और गृह मंत्री नहीं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे, इशारों में बहुत कुछ आप कह रहे थे, लेकिन आज तो मंच पर वही उसी इशारे का जवाब मिल गया है। ये भी देखिए यहाँ पर, अभी इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। वो परसेप्शन, यहाँ से जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, आपने दूसरे चेहरों की जो बात की थी, आज बहुत बड़ा जवाब, बहुत बड़ा संकेत मिला है। अनिल गर्ग साहब, मुझे लगता है कि आज का संकेत केवल संकेत ही नहीं, बहुत बड़ा संदेश है। क्या ये संदेश दूर तलक जाएगा, या फिर विपक्ष जिस बात पर, जिस राजनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 37 जिताएगा 27, या फिर कांग्रेस की अगर बात कर लें? अनिल जी, एक बात बताइए, अभी तो मैं संजीव भाई को सुन रहा था। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तो अपनी अपनी पार्टी की बात कहेंगे ही, लेकिन संजीव भाई की बात में बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये बार बार जो इशारा कर रहे थे कि योगी जी नंबर 2 है या नहीं है, योगी जी केंद्र में, जो योगी जी के रहते केंद्र में सांसद कम हो गए भाजपा के, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी ने जब केंद्र के सांसद कम हुए केंद्र के लिए, तो उसके बाद बाई इलेक्शन भी हुए। उसके बाद बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और विपक्षी पार्टियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की। बात अगर उत्तर प्रदेश की करनी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन या योगी के शासन की करनी है, तो विधानसभा की बात होनी चाहिए ना। विधानसभा के बाई इलेक्शन की चर्चा अभी तक किसी ने की। भारतीय जनता पार्टी उन बाई इलेक्शन में वो सीट भी जीत गई जो सीट कभी वो जीती भी नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, अगर योगी जी यहाँ दिल्ली आते हैं और 2 लोगों से मिल लेते हैं, उनको लगता है उनको बाईपास करके उनसे मिल लिया, उसके बाद वही 2 लोग उनके तारीफ में कर देते हैं, तो फिर लगता है नहीं, ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह की कुछ बातें होती नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे हटाना है। लेकिन एक बात तो बहुत ही पक्की है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व बहुत मजबूत नेतृत्व है, और उसको अभी कोई किसी को शक व शुबा नहीं है। रही बात की प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बाद कौन होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी कई बार कह चुकी है कि ना तो प्रधानमंत्री पद का कोई अभी यहाँ पे कोई सीट खाली है, ना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की सीट खाली है। तो इस तरह की चीजों पर विचार करने की कोई बात नहीं। जहां तक सवाल है कि परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, ये बात तो ठीक है कि 2024 के इलेक्शंस में एनडीए थोड़ा सा पीछे रह गया और यूपीए जो बाद में इंडी गठबंधन बना वो आगे आ गया। लेकिन वो बात तो केंद्र की राजनीति की है। जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, बाई इलेक्शन में साबित किया कि योगी का जादू अभी तक बरकरार है। और जहां तक परफॉर्मेंस क्या है कि इन सालों में क्या परफॉर्मेंस हुआ, 2017 से 2022 क्या हुआ, उसका जवाब 2022 में मिला। 2022 के बाद 2027 तक क्या चल रहा है, इसका जवाब 2027 में वहां। ठीक है, और मुझे लगता है इसका जवाब उससे पहले 2027 से पहले, क्योंकि पंचायत चुनाव भी होने हैं और ऐसे में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, वो इसी वर्ष हो जाएगी। लेकिन अवधेश जी, एक सवाल बड़ा है। कहा भी जाता है कि विरोधियों को कम नहीं आंकना चाहिए। इतना तो जरूर है कि जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा कि विपक्ष की सीट्स बढ़ती है, समाजवादी पार्टी अपना स्थापत्य कहीं काफी हद तक दिखाते हुए नजर आती है, कांग्रेस दिखाती हुई नजर आती है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ चुनौतियां तो आपके लिए भी है, वो बार बार खासतौर से समाजवादी पार्टी पीडीए के हथियार को लेकर आगे बढ़ रही है?
देखिए, जनता नकली पीडीए से सावधान है और वो जानती है कि ये केवल परिवार विकास दल के अलावा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव में कुछ अफवाह और कुछ कांग्रेस का फटाफट खटाखट एक नीचे तक अफवाह गई कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो लोगों का नुकसान कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। इस प्रकार की जो अफवाह थी उसमें कुछ लोग भ्रमित हुए, परंतु उसी के ठीक बाद 10 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर और 10 में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय हुई। जब चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश के होंगे तो लोग तुलना करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों में अंतर क्या है। तब लोगों को लगेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गांव में बिजली नहीं थी, शासन की नीतियों से जो पैसा आता था 1 रुपया जाता था तो बिचौलिया उसको खा लेते थे, 10 पैसे पहुंचता था। लोग देखेंगे कि गांव में लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती थी तो भयमुक्त रहती थी, उनके माता पिता देखते रहते थे लड़की वापस आएगी नहीं आएगी। व्यापारियों से गुंडा वसूली की शिकायतें आम थी और किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे और आतंकवादियों के लिए उत्तर प्रदेश में एक खुला हुआ माहौल था। तो लोग तुलना करते हैं, जब तुलना करते हैं तो उनको सर्वेश जी, लगता है जब तुलना होगी तो फिर पढ़ना आपका कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि ये परिस्थितियां तो थी। और जो विरासत का नहीं, ये आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? स्थानों पर धार्मिक पर्यटन तुलना हुआ होगी, है, सर्वेश गरीब कल्याणकारी नीतियां जन जन तक पहुंच रही है, होनी चाहिए। इसलिए ये लोग चुप हो जाता चुनेंगे योगी सरकार को। जब तुलना होगी तो ये याद आएगा कि सड़कें किसने बनवाई। जब तुलना होगी तो 10-90 किसने बनाया लड़कियों के लिए, ये याद आएगा। जब तुलना होगी तो याद आएगा कि लैपटॉप किसने बांटे। जब तुलना होगी तो याद आएगा फ्री में एम्बुलेंस किसके बुलाने पे आता था। जब तुलना होगी तो याद आएगा एनसीआरबी के आंकड़ों में अब कितना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नंबर 1 पे पहुंचे हैं 2023 में एनसीआरबी आंकड़ों में। जब तुलना होगी तो याद आएगा कि इस समय युवराज मेहता मर गया और कोई बचा नहीं पाया उसको। जब तुलना होगी तो इतने कमजोर सरकार को याद किया जाएगा कि युवराज मेहता बेचारा 3 घंटे तक उसके पिता देखते रहे और उत्तर प्रदेश में कोई बचा नहीं पाया उसको। तुलना करवाइए, तुलना होनी चाहिए। तुलना होगा तो याद आएगा कि मणिकर्णिका में सर्वेश जी और अवधेश जी, आप लोगों ने बड़ी बढ़िया तुलना की, आप लोगों को आमने सामने किया था और मजा आ रहा था, आप लोग एक दूसरे की तुलना कर रहे थे। लेकिन सर्वेश जी, एक सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि निश्चित रूप से चुनाव में जब कोई पार्टी उतरती है तो उसका लक्ष्य और उद्देश्य जीत ही होता है, लेकिन उस जीत के पीछे पहले इतिहास के पन्नों को भी पलट लेना चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि आपकी सरकार में, जब आपकी सरकार थी तो किस तरीके से माफिया राज होता था? अतीक अहमद, मैं प्रयागराज से आती हूँ और बहुत अच्छे से समझती हूँ कि क्या परिस्थितियां थी। क्या ये सच नहीं है कि आपकी ही सरकार में ही आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात कही गई थी और बहुत हद तक ये परिस्थिति जो बनी थी उसने आपको हाशिए पर लाकर खड़ा किया? आप इन चीजों से कैसे, ये दाग कैसे मिटा पाएंगे? बस मुझे इतना बता दीजिए। कोई दाग पहली बात है नहीं जिसको मिटाने की जरूरत है। पहली चीज ये है, अच्छा ये दाग नहीं है, माफियाओं को संरक्षण देना ये दाग नहीं है, आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेना ये दाग नहीं है। कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ ये परसेप्शन है, आपके दिमाग में प्रेजुडिस है, बायस है। क्या परसेप्शन है सर? नहीं, पहले आप क्लियर कीजिए कि क्या बायस्ड है, क्या परसेप्शन, जो सच है वो सामने है। क्या आपके राज में अतीक अहमद फला फूला नहीं? क्या आपके राज में मुख्तार अंसारी नहीं फला फूला? नहीं, देखिए सर्वेश जी, मैं बहुत शालीनता और शांति से आज डिबेट कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग को सुनना चाहती हूँ। सुनिए सर्वेश जी, अगर सुनना चाहती तो सुनने मौका तो दीजिए। अतीक अहमद के बारे में कुछ बताएंगे? क्यों फला फूला? कह रहा हूँ, हाँ, क्यों फला फूला? किसने सबसे पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया? किसने पॉलिटिक्स में कौन लेकर आया? क्या आप भाग जाएंगे इस सवाल से? कुत्ते से इनके मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाया, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश का कानून का मॉडल था समाजवादी पार्टी का। कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी से हैं? अखलाक लिंचिंग के पूरे देश में देखा है। मुलायम सिंह यादव जी ने अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाया। सवाल देख लीजिए, अतीक अहमद बर्बरता का प्रयास है प्रयागराज के अंदर। कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी से है? मुख्तार अंसारी मॉडल नहीं चाहिए, तो कर्फ्यू के अंदर राइफल लेकर के मोह सेट करके जीप पर बैठ कर घूमता हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा अतीक अहमद मॉडल नहीं चाहिए, जो सिपाहियों का खाल निकलवा करके और कोतवाली में ताला लगा देता हो। उत्तर प्रदेश को कानून का राज चाहिए। उत्तर प्रदेश में बेटियां चाहती हैं कि निर्भीक रूप से विद्यालय को जाए, पढ़ने को ले जाए और समय से लौट करके आए। तो उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इसीलिए जनता जनार्दन ने लगातार दूसरी बार हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। अखिलेश यादव जी का जो जंगल राज था
जनता को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, उसको लोग नहीं चाहते। जनता को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुख्यमंत्री, जनता को वो कौन सा चेहरा चाहिए जो बेदाग छवि वाला है। लेकिन यहाँ पर छवि पर ही तो सवाल उठ जाता है। अमर सिंह जी, ठीक है साहब, अमर सिंह जी को भी जरा आने दीजिए। लावनी जी, मुझे 10 सेकंड का मौका हाँ, दीजिए। बोलिए। क्या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अपने ऊपर हुए मुकदमे खुद आके मुख्यमंत्री बन के हटवा ले? क्या ये बेदाग छवि कही जाती है कानून की भाषा में? आप कह रहे थे ना पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं, एक लाइन इसमें बोलिए। क्या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अपने ऊपर मुकदमे हटवा ले? आप बताइए। 10 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से। आप ही बता दीजिए। नहीं, पार्टी के प्रवक्ता वो है, वो जवाब दे रहे हैं आपको। पार्टी के प्रवक्ता वो है। मेरा सवाल तो है बेदाग छवि बेदाग होनी चाहिए। राज नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश को, आतंकियों का राज नहीं चाहिए। जो मैं पूछ रहा था उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। पूछ रहा था उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। अमर जी, उत्तर प्रदेश अमर जी, जवाब नहीं दिया कि जिसमें ठीक है, ये अमर सिंह जी को आने दीजिए। अमर सिंह जी, 37-38 साल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हर बार मौका आता है। इस बार भी, ठीक है साहब, एक सेकेंड, अमर सिंह जी, इस बार भी एक मौका आ रहा है। इस बार क्या वाकई आप फिर से बैसाखी लेकर आगे बढ़ेंगे, या फिर यहाँ जो जिस छवि की और जिस चेहरे की बात आ रही है आप लोगों ने कुछ सोच कर रखा है? अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। आप एक साफ तौर से आप देख लीजिएगा। हाँ। पहली बात। दूसरी बात जो है, जो माहौल बना के रखा गया है, उस माहौल की अगर बात आप करते हैं तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि जो गृह मंत्री ने आज तारीफ किया उस तारीफ के काबिल है। गृह मंत्री अब ये प्रधानमंत्री की कुर्सी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अरोड़ा जो है वो सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई प्रदेश है जहां 50 साल। अरे अध्यक्ष जी, मैं शांति से सुन रहा था आपका, शांति से सुनिए। बन करके रहेंगे या अरे भाई अध्यक्ष जी, क्यों बने रहेंगे या अलग से कुछ करेंगे? अवधेश जी, आप एक मान के चलिए, शांति से जरा सुनिए। कभी भी सभ्यता और संस्कृति का परिचय दीजिए, इसी के ढोल पीटते हैं आप। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, शांति से सुना और मुस्कुराते के देख रहा था। चुनाव की बात होती है, चुनाव लड़िएगा। और आप देख लीजिए, मैं तो इससे पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार नंबर 1 है क्राइम और मर्डर के मामले में। तो किस आधार पर कहते हैं कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद मैं आप ही के साथ से शुरुआत करूंगी, और सीधे तौर पर यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश से ही कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता निकलता है, और आज क्या उसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है। अमर जी, जो बात आप कह रहे थे, इसमें एक सवाल जोड़ देती हूँ और अपनी बात पूरी कर लीजिएगा कि 2027 तो आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अकेले दम पर अगर आपको चुनाव में उतरना पड़े इस बार उत्तर प्रदेश में, और आप बदली हुई बयार की बात करें, तो कितनी सीट्स की उम्मीद लेके उतर रहे हैं? ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, महागठबंधन की। अच्छा, महागठबंधन की। मुझे लगा था अभी भी आपको बैसाखी की जरूरत है, अभी भी बैसाखी की जरूरत है। मतलब अकेले वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। मैं तो अकेले की उम्मीद कर रही थी। अरे लावनी जी, अरे भाई, अकेले भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाई है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, अकेले नहीं बनाई है, नहीं, सीट्स की बात होती है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस की बात हो रही है ना। अभी आपने शुरू में कहा कि देखिए ना, ऑप्शन पे आप कांग्रेस आगे आ रहा है, तो मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सवाल पूछा था कि कांग्रेस के ऑप्शन के रूप में आगे आ रही है। और ये भी तो देख लीजिए कि क्या आपका साथी आपको लेकर चलने वाला है भी या नहीं। नहीं, अमर जी, विपक्ष को टारगेट करने का बड़ा मौका मिलता है, और आप हमेशा उसी पे ध्यान देते हैं। नहीं, अरे विपक्ष पे क्या उत्तर प्रदेश आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि विपक्ष से सवाल पूछा जाता है तो विपक्ष के पास जवाब होता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मौका मिलता नहीं। आप लोग तो कहते हैं कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता, यहाँ तो बोलने का मौका भी मिलता है। 36 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी, 36 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में खुद कई पार्टियों के साथ वो चुनाव लड़ रही है। मेरा सीधा सवाल है, जनहित की बात अगर आप करें तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है जनहित के मामले में बिल्कुल फेल रहा है। जिस राम के नाम पे, जिस साधु के नाम पे, जो महात्मा के नाम पे ये सरकार बनी थी, उसी साधु महात्मा के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री या उनकी सरकार या उनकी पुलिस जो क्या कर रही है, या आपने कुछ तो आपके बगल में जो साथी बैठे हुए हैं उनसे भी तो पूछिए ना कि 2015 में उन्हीं साधु के साथ क्या किया था, उन्हीं संत के साथ क्या किया था। अभी आपने राम जी पर बात की तो आपके तो करता धरता ही राम जी का नाम लेने से घबराते हैं, वो तो जी ग्राम जी कहने लगते हैं। उनको डर लगता है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी। सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। राम जी के नाम से नहीं है, कोई राम जी कोई इसके नाम से नहीं है। ये गलत सोच रहे हैं आप, ये परसेप्शन आप लोग बना रहे हैं।
एक बात आप जान लीजिए, ये परसेप्शन है। नहीं, परसेप्शन नहीं है तो जी राम जी का फिर जी राम जी बोलने में क्या दिक्कत थी? यही सवाल पूछा जाएगा ना। जी राम जी बोलने में भी दिक्कत हो रही है। आपके अनुसार कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। हम तो कहते हैं जय सिया राम, हम तो बोलते हैं जय सिया राम। नहीं, लेकिन राहुल गांधी तो भागते हैं ना, वो तो जी राम जी नाम, क्योंकि योजना में राम जी का आ गया तो वो राम जी से भी भागते हैं। अवधेश जी देखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता रहे हों, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हो, राहुल जी रहे हो, राजीव जी रहे हो और अब राहुल जी हैं, इनको बाबर की मजारों पर जाकर के शांति और सुकून महसूस होता है, लेकिन उन्होंने कभी अडवाणी जी कौन थे? कांग्रेस के नेता थे क्या? करके कहा कि अवधेश बाबू, किसके मजार पे गए थे? मानने का हलफनामा देते हैं, उनको बिरयानी खाने राम जी के मुहूर्त पर प्राण प्रतिष्ठा पर दिक्कत होती है। अवधेश जी, बिरयानी खाने कौन गया था? दुग्धाभिषेक को फिजूल खर्ची बताते हैं वो लोग। अरे भाई अवधेश जी, आप जरा सा पढ़ लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी खुद गए थे और में जाकर के वो मिले थे जाकर के, उसी लोगों को राम दिखाई पड़ रहे हैं, उन लोगों को सनातन दिखाई पड़ रहा है, तो एक नारा लगता है जिन्ना के बाजार पे गए। मोदी जी मानते थे। पहले वो हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रधानमंत्री शिरोमणि में जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया हुआ, तो इस तरह से सरकार जो है। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड दे देती हूँ सर्वेश जी को, फिर संजीव जी अनिल जी के साथ खत्म करूंगी जल्दी से। अब देश की तरफ पढ़ लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी किसके नेता थे? लाल कृष्ण आडवाणी किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर्वेश जी जल्दी से 20 सेकंड खत्म कीजिए। बाबर के मजार की बात करते हैं, तालिबानियों को बुला के ये पुष्प वर्षा कराती है ये सरकार, भाजपा सरकार। और सनातन का तो नाम ना ले, सनातन का तो पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जो हाथ। चलिए अनिल जी जल्दी से बता दीजिए और संजीव जी बता दीजिए, 10 सेकंड दे देती हूँ आप दोनों को, कि क्या इस बार भी लड़ाई 80 बनाम 20 होने वाली है क्या? अनिल जी देखिए, मैं अभी सभी साथियों को सुन रहा था, मुझे लग रहा है कि अभी कांग्रेस के बारे में तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि खुद कांग्रेस को नहीं मालूम है कि वो एसपी के साथ मिलकर लड़ेगी या वो अलग लड़ेगी, क्योंकि ये एसपी ने तय करना है कि कांग्रेस का साथ लेना है या नहीं लेना है। संजीव जी, तो अभी तो इसके बारे में मुश्किल है। संजीव जी देखिए लावनी, सच बात यह है कि आज के राजनीति में न परिवारवाद चलने वाला है, न भ्रष्टाचार पे कोई बात होने वाली है और ना ही आपराधिक पृष्ठभूमि की बात इसमें चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा असहज ये चुनाव इसलिए होगा क्योंकि 10 सालों तक वो सत्ता में रहेगी, वो अपने फेरिस्त को सामने रखने का प्रयास करेगी, गिनाने का प्रयास करेगी, लेकिन आखिरी खवैया जो 80% और 20% की आप बात कर रही हैं, उसी पर केंद्रित रहेगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए तो फिर एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी रहेगी, नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी मन की बात की साझा की, और अब तो मुलाकात होती रहेगी क्योंकि चुनावों की बयार है, चुनावों का दौर है, और इस दौर में बयान भी आएंगे, लेकिन बयानों के बीच में जनता जनार्दन देखेगी कि किसने काम किया और किसने सिर्फ बयान दिया। नजर बनी रहेगी। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।